हेलो एवरीवन। आज है 21 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, रीजन इसका ये है कि फिलहाल मैं आउट ऑफ इंडिया हूं और टाइमिंग मिसमैच हो जाने के कारण कल की क्लास हमारी स्किप हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कल का डेटा मिस करेंगे। आज की इस क्लास में हम 20 और 21 मार्च दोनों दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ओडिशा का जो कुसुमपुर विलेज है, इसे इसी राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। यूनिक्लॉ के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बिम्स्टेक मेंबर देशों के जो युवा नवाचारक हैं और पेशेवर हैं, इनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला ममता कालिया को, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है नवदेश शर्मा को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। 2026 का संगीता कलानिधि अवार्ड जीता है जयंती कुमारेश ने। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जिसका उद्घाटन मार्च 2026 में होने जा रहा है, यह है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया 17 मार्च को और 6 अप्रैल 2026 से यस बैंक के एमडी सीईओ का पदभार संभालने जा रहे हैं विनय टून्स। भारत सरकार के द्वारा फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है साथी ऐप, और ये लॉन्च किया शिक्षा मंत्रालय ने। सूर्य मिधा, जो कि 22 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा अरबपति यानी कि बिलियनर्स के लिस्ट में शामिल हुए हैं, ये मार्कोर एआई स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं। तो प्रीवियस क्लास में सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट, जो रिसेंटली रिलीज की गई है 2026 की। इसमें ये पूछा जा रहा है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। देखिए, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का जो डेटा है ये आए दिन चेंज होते रहता है। फिलहाल ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, इसमें एलन मस्क का नाम शामिल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रिपोर्ट ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, जो कि अरबपतियों यानी कि बिलियनर्स की संपत्ति का आकलन करता है। एलन मस्क, जो कि 72 लाख करोड़, यदि इंडियन करेंसी में हम बात करें तो 72 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ ये टॉप पर है और ये उनका 6 साल में 5वीं बार शीर्ष स्थान है। एलन मस्क के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर आते हैं लेरी पेज। एलन मस्क के बारे में यदि हम बात करें ना, तो ये ट्विटर के संस्थापक हैं। माफ कीजिएगा, ट्विटर का अधिग्रहण इन्होंने रिसेंटली किया था और ट्विटर की सीईओ वैसे अभी एट प्रेजेंट तो लिंडा याकारिनो है और ट्विटर का लोगो बाद में इन्होंने चेंज कर दिया था। पहले आप देखते थे कि ट्विटर का लोगो जो है ब्लू बर्ड दिखाई देती थी और ट्विटर का अधिग्रहण जब एलन मस्क ने किया तो इसका लोगो चेंज करके एक्स कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, इसके भी मालिक हो जाएंगे एलन मस्क। और इसके अलावा जो ई व्हीकल निर्माता कंपनी है टेस्ला के भी मालिक एलन मस्क हो जाएंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और 18 मार्च को इनकी नियुक्ति की गई है। 2024 से ये पद खाली था क्योंकि इसके पहले हंसराज गंगाराम अहीर ये पद संभाल रहे थे। यदि बात की जाए इस आयोग की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो आर्टिकल नंबर 338B के तहत एक संवैधानिक निकाय है और इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी लीडर हो जाएंगे। इस आयोग के बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो स्थापना इसकी 1993 में हुई। संवैधानिक दर्जा इसे मिला हुआ है 102 नंबर के संविधान संशोधन 2018 के तहत 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 और आर्टिकल इनसे जो रिलेटेड है यह है 338B। एक संवैधानिक निकाय तो है ही, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो एक तो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष और इसके अलावा 3 मेंबर होते हैं और इन सभी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आयोग का डिस्कशन है तो यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो जो हमारा अल्पसंख्यक आयोग है, जो हमारा माइनॉरिटी कमीशन है, इसके हेड हो जाएंगे इकबाल सिंह लालपुरा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हेड हो जाएंगे प्रियंका नुंगो और विजय किशोर रहाटकर कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ये लास्ट ईयर ही बनाई गई हैं।
सवाल नंबर तीसरा है, पर्पल फेस्ट जो 2026 का था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया गया है। पर्पस क्या है? जो दिव्यांगजन है, जो डिसेबल पर्सन है, इनकी प्रतिभा, उपलब्धि और सपनों को सम्मान देना। बेसिकली दिव्यांगों के लिए फेस्टिवल है जो कि हर साल आयोजित किया जाता है। कुछ फेस्टिवल्स का यदि हम डिस्कशन करें तो 28वें नंबर का दिव्य कला मेला, ये भी दिल्ली ने होस्ट किया था। लद्दाख के 3 फेस्टिवल यदि हम देखें तो लोसार खुबानी हेमिस, मणिपुर के संगाई चेरोबा, शिरोली, योशांग, कचई लेमन और निकोल चकोबा, मेघालय का है चेरी ब्लॉसम, जम्मू कश्मीर का है हेरत फेस्टिवल, मध्य प्रदेश का खजुराहो, ओणम फेस्टिवल केरला का है और पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है। लेकिन अटुकल पोंगल फेस्टिवल यदि लिखा जाए तो ये केरला का होगा। धानु यात्रा ओडिशा, सोनपुर मेला ये पशु मेला है जो कि बिहार में होता है। बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का। इसके अलावा हरेरी छेरछेरा छत्तीसगढ़ का। नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड, सरूल फेस्टिवल झारखंड, समक्का सरक्का फेस्टिवल ये तेलंगाना का है जो कि एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल है। बतकुम्मा फेस्टिवल भी तेलंगाना का है जो कि फूलों का त्योहार है। जबकि तेलंगाना का एक और फेस्टिवल है बोनालू जो कि माँ काली का फेस्टिवल है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा का है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का। पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का। परशुराम कुंड मेला ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस महासागर की गहराई में लगभग 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की है? रिसेंटली इसकी खोज की गई है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में इसकी खोज की है और ये जो खोज है क्लेरियन किल्पर्टन जोन नामक क्षेत्र में की गई है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता और ये ऑक्सीजन वहां मौजूद पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी कि धातु के पिंड द्वारा पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस से उत्पन्न होते हैं। पहली बात तो ये कि जो डार्क ऑक्सीजन होती है ये है क्या? तो इसकी परिभाषा बनती है डार्क ऑक्सीजन यानी कि समुद्र की गहराई में जहां पर सन रे नहीं पहुंच पाती यानी कि सूर्य की किरणें जहां पर नहीं पहुंच पाती और बिना सूर्य के प्रकाश से उत्पादित होने वाली जो ऑक्सीजन है यही आपकी डार्क ऑक्सीजन कहलाती है। खोज की गई पैसिफिक ओशन में। तो ये वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। पैसिफिक ओशन इस पूरे वर्ल्ड मैप में आप 2 जगह देख पा रहे हैं। थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। एक तो आप देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इधर आपका ओशिनिशिया वाला क्षेत्र, नीचे अंटार्कटिका। ये तो आपके महाद्वीप हो गए 7। यहाँ पर 5 प्रमुख महासागरों की यदि बात की जाए तो टॉप 3 आपके कौन बनते हैं? पैसिफिक ओशन सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि पैसिफिक ओशन आपको 2 साइड में दिखाई दे रहा है, ईस्ट और वेस्ट में। तो देखिए वर्ल्ड मैप यानी कि ग्लोब में यदि आप देखेंगे तो ग्लोब में ये वाला जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका के पास का और इधर रशिया वाला ये जो एरिया है ये जुड़ा हुआ होता है। यदि आप पेपर फोल्ड करके रखेंगे तो ये दोनों एरिया घूम करके एक ही होता है। तो पैसिफिक ओशन इतनी दूरी पर फैला हुआ है, यानी आप कोस्टल लाइन के हिसाब से भी देखें, डेप्थ के हिसाब से भी देखें, वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो सबसे बड़ा ओशन आपका पैसिफिक ओशन ही हो जाता है। और इसी पैसिफिक ओशन में डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है। यहां से थोड़ा हम जीके के फैक्ट रिलेट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा दुनिया का सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा ट्रेंच, तो ये मेरियाना ट्रेंच है। और मेरियाना ट्रेंच ये किस महासागर का पार्ट है? तो ये पैसिफिक ओशन का ही पार्ट हो जाएगा। पैसिफिक ओशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर आता है अटलांटिक ओशन, जो कि एस आकार की आकृति में आप देख पा रहे हैं। अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा बिंदु यदि आपसे पूछा जाए तो ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच हो जाएगा। पैसिफिक ओशन का क्या है? मेरियाना ट्रेंच। अटलांटिक ओशन का क्या है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और तीसरा आपका है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु आप कह सकते हैं जावा या सुंडा ट्रेंच। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 118वें नंबर का मेंबर कौन बना है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोमानिया। देखिए अभी हाल ही में रोमानिया है जो ऑफिशियली रूप से आईएसए का 118वें नंबर का मेंबर कंट्री बना है। सबसे पहले हम जानेंगे आईएसए है क्या। इंटरनेशनल सोलर अलायंस या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके आपको समझाती हूँ। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में कहें तो कर्क रेखा और मकर रेखा, बीच में क्या है आपका इक्वेटर है। तो इतना बेसिक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही सूर्य का तापमान ये सबसे अधिक होता है, यानी कि
यहाँ तापमान अधिक होने के कारण इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और 2015 यानी कि 2015 में जो कोप 21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, इसमें भारत और फ्रांस की पहल थी। क्या पहल थी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, यानी कि ऐसी कंट्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आ रही हैं, उन सभी के बीच में सोलर टेक्नोलॉजी शेयर की जाए। लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संशोधन हुआ, और इसके बाद ऐसी कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाहर है, वो भी इसकी मेंबर कंट्री बन सकती हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि भारत की ऐसी पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर जो है ये भारत में ही है। कहां पर? गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है, तो इसी का जो 118वें नंबर का मेंबर कंट्री बना है, ये बना है रोमानिया। आईएसए के बारे में सभी फैक्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं, बस ये याद रखें आशीष खन्ना इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं और इसके अध्यक्ष भारत है, सह अध्यक्ष इसका फ्रांस हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन के थ्रू यदि हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो इजराइल जो है एडीबी, एशियाई विकास बैंक का 69 नंबर का मेंबर कंट्री बना। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वें नंबर का मेंबर कंट्री बना है। जबकि स्वीडन ये 32nd नंबर का मेंबर कंट्री है नाटो का। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पार्ट भारत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है जोहा चावल। ये पहली बार यूके और इटली को, यानी कि इस यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया है। तो ये प्रोडक्ट आप रिलेट कर सकते हैं असम से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चर्चे में इसलिए आया क्योंकि ये जो जीआई टैग प्राप्त सुगंधित जोहा चावल है, इसकी पहली 25 मीट्रिक टन खेप इसका एक्सपोर्ट यूके और इटली को किया गया है। और इस पहल का उद्देश्य है यूरोप के बाजारों में भारतीय पारंपरिक चावल की पहचान को मजबूती प्रदान करना और असम के किसानों की भी आय बढ़ सके, ऐसा प्रयास करना। और ये जो चावल है अपनी खास खुशबू, साथ ही बारीक दानों के कारण खास तौर पर जाना जाता है। बाकी के जो फैक्ट लिखे हुए हैं, देखिए जोहा चावल जिसे 2017 में जीआई टैग मिला था और इसका एक्सपोर्ट किया गया सेफ अग्री ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ये कंपनी का नाम है। जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट होते क्या हैं? देखिए, पहली बात तो जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं भौगोलिक संकेतक। यदि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों दोनों में, और इसकी मांग बढ़ जाती है। इससे संबंधित लोगों की भी रोजगार नहीं इनकम में एक्स्ट्रा इजाफा हो जाता है। सबसे पहली बार जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, और ये कब मिला था? तो 2004 में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें कि यदि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। चावल का डिस्कशन है तो आप रिलेट करेंगे कोवलम चावल। ऑप्शन में महाराष्ट्र है तो कोवलम चावल महाराष्ट्र से रिलेटेड है जिसे जीआई टैग मिला। एक कतरनी चावल आप रिलेट कर सकते हैं, बिहार का हो जाएगा जिसे जीआई टैग मिला था। असम की राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। कुछ करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो यहाँ पर भूमिहीन परिवारों के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की गई थी। जो मयंक चक्रवर्ती हैं, भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, असम के हैं। फरवरी 2026 में जो पहला वैज्ञानिक सर्वे हुआ, इसके अनुसार असम का जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर 57 फिशिंग कैट दर्ज की गई हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य असम है। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को यहाँ अलग जनगणना कोड मिला है। 18 साल से उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगी। पूर्वोत्तर भारत का पहला जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, इसका उद्घाटन असम में किया गया। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया। निजुत मोइना 2.0, कटी बिहू फेस्टिवल, गजमित्र योजना। इसके अलावा जो इंडियन आर्मी है, इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के असम के मिसामारी में हेलीकॉप्टर रखरखाव और मरम्मत ओवरऑल हब की आधारशिला रखी है। गुवाहाटी में ही भारत के पहले आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे ये मनाया कब जाता है? मार्च महीने की 16 तारीख को ये मनाया जाता है। इसका पर्पस है बीमारियों की रोकथाम में टीकों यानी कि वैक्सीन के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। इस बार की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, यानी कि इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस शहर में पोटी श्रीमालुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा यानी कि स्टेच्यू ऑफ सैक्रिफाइस स्थापित की गई है? तो ये आप रिलेट करेंगे अमरावती से। आंध्र प्रदेश के अमरावती में
पोट्टी श्रीमालू की 58 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है इनकी 150वीं जयंती के मौके पर। किसने किया है? तो एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। और ये जो स्मारक प्रोजेक्ट है इसे पोट्टी श्रीरामुलु मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा डेवलप किया गया है और इसके निर्माण में 26 टन कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज और 42 टन लोहे का यानी कि आयरन का इस्तेमाल किया गया है। और पोट्टी श्रीरामुलु थे कौन? इनके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। जो 56 दिन का आमरण अनशन है इन्हीं के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था? मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग इन्होंने करी थी और इसके लिए आमरण अनशन किया था इन्होंने 56 डेज का। कुछ मिलते जुलते ऑप्शन यदि आप रिलेट करेंगे तो 6 मंजिला जो बापू टावर है इसका उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया। यहाँ स्टेच्यू ऑफ सेक्रीफाइस देख रहे हैं अमरावती में। केवड़िया से रिलेट करेंगे तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रिलेट कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कोलकाता से रिसेंट का फैक्टर रिलेट करेंगे तो लियोनल मेसी अभी हाल ही में भारत के दौरे पर आए हुए थे और इनकी दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू जो है ये कोलकाता में ही स्थापित की गई है। लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, दुनिया के मशहूर फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो कि एक वित्तीय वर्ष यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बनी है? तो रिसेंटली बन गई है एनएमडीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस्पात मंत्रालय के तहत ये जो नवरत्न कंपनी है, नवरत्न पीएसयू, ये देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है जिसने कि रिकॉर्ड यानी कि फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले ये उपलब्धि हासिल करी है। 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन इसने किया है। एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इसका जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में लौह अयस्क खनन को कवर करता है। और ये उपलब्धि भारत का जो 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है, इसी के लिए एक मील का पत्थर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन हर साल वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे? मार्च महीने की 18 तारीख को यह हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस है पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग, किसी प्रोडक्ट को फेंकने के बजाय इसे रिसाइकिल किया जाए, इसके महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, साथ ही लोगों को कचरा कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। इस बार की थीम है कूड़ा ना सोचे अवसर सोचे, यानी कि डोंट थिंक वेस्ट थिंक अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो इस बार भारत की रैंकिंग 116 रही है और पिछले साल की भी रैंकिंग साथ में मैंने मेंशन कर दी है। भारत पिछले साल 118 पायदान पर था, तो 2 रैंकिंग के सुधार के साथ भारत इस बार आया है 116वें नंबर पर। ये जो रिपोर्ट है वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा रिलीज की गई है और लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है इसमें फिनलैंड। फिनलैंड के बाद आइसलैंड है, डेनमार्क है, यानी कि टॉप 3 कंट्री आपकी यूरोप की है। बाकी में कोस्टारिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इजराइल, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड है। भारत के पड़ोसियों का क्या हाल है? तो चीन की स्थिति भारत से काफी बेहतर है, 65 पर है, नेपाल 99, पाकिस्तान 104, बांग्लादेश 127, म्यांमार 129। मतलब कि ओवरऑल यदि देखा जाए तो पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इनसे स्थिति भारत की थोड़ी खराब है। और अफगानिस्तान इस लिस्ट में सबसे लास्ट में है 147 प्लेस पर। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स का यदि हम डिस्कशन करें, 2026 का भी हम केवल डिस्कस करेंगे क्योंकि 2025 की सभी रैंकिंग अपडेट होते जा रही धीरे धीरे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 तक का जो अपडेटेड है, 2026 तक का, टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 75 प्लेस पर। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर हो जाएगा डेनमार्क, जहां सबसे कम करप्शन है, 91 नंबर पर भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, इंडिया 4th प्लेस पर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, इंडिया 6th प्लेस पर है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर है। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, भारत 38 प्लेस पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 प्लेस पर है। और बाकी के इंडेक्स ये अब आपके हो जाते हैं 2025 के, जो जल्द ही अपडेट होंगे। नेक्स्ट मंथ तक आपका जेंडर गैप रिपोर्ट और शांति सूचकांक की सब कुछ अपडेट हो जाएगा। 12th नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की किस रिपोर्ट का ये निष्कर्ष है कि सोशल मीडिया युवाओं की खुशियों को कम कर रहा है? तो ये रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की।
और इस रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक सोशल मीडिया के उपयोग से वेलबींग में गिरावट आई है, विशेष रूप से जो टीनेजर गर्ल्स हैं इस पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। अब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, यानी कि इस रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, लेकिन हम जानेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। स्टैटिक फैक्ट यदि हम देखें तो 24 अक्टूबर 1945 इसका फॉर्मेशन ईयर है। न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं और इसकी 193 मेंबर कंट्री है। 193rd मेंबर का कंट्री साउथ सूडान है और भारत भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में कितने भारतीय स्थानों को जगह दिया गया है? तो इसमें कुल मिलाकर के 4 भारतीय स्थलों को जगह दी गई है। और इस पे कौन कौन से भारतीय स्थल है? राजस्थान में यानी कि मारोखो खेत जो है ये जोधपुर का, कुमाऊं का शक्ति हिमालय प्राण लॉज, इसके अलावा मध्य प्रदेश का दी ओबरॉय राजगढ़ पैलेस, और दिल्ली का जो AABBCC है वसंत विहार में स्थित एक अनोखा गंतव्य से आप मान सकते हैं। दुनिया के 100 असाधारण यात्रा अनुभवों को ये उजागर करती है। टॉप 100 में केवल 4 शामिल हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी किस अवार्ड है क्या? फुल फॉर्म बनती है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर के द्वारा नीता अंबानी को किस मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिलायंस फाउंडेशन की हेड हैं। इन्हें अवार्ड मिला क्यों है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और खेल के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। ऑप्शन से यदि आप रिलेट करें तो सोनू सूद को अभी जब भारत मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होस्ट कर रहा था लास्ट ईयर मार्च में, तो इन्हें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जयंती कुमार ये संगीता कलानिधि सम्मान 2026 की विजेता हो जाएंगी। इसके अलावा शिव नाडार, सबसे अधिक दानवीरों की यदि बात की जाए तो शिव नाडार का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। कुछ अवार्ड्स का यदि हम डिस्कशन करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है वैरामुथु को, संगीता कलानिधि अवार्ड जयंती कुमारेश को, वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड चंद्रकांत लहरिया, जेसी डेनियल अवार्ड जो 2024 का अब मिला है एक्ट्रेस सरदा को, अशोक चक्र सुभांशु शुक्ला, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर जय शाह, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट, फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस का शिवरियर अवार्ड थोटा थारानी, विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर, बुकर प्राइज डेविड जेले, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जिनाली मोदी, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल, ये 2023 का है। ठीक है। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मिला मनमोहन सिंह को, लास्ट ईयर का सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को और एबल प्राइज मिला है मशाकी कासीवारा को। नेक्स्ट है, हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ को निम्नलिखित में से किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? तो भूमिका श्रेष्ठ हाल ही में भारत के पड़ोसी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। 37 इनकी उम्र है, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है। 16 मार्च को यह भी हाल ही में नेपाल की प्रतिनिधि सभा यानी कि जो संसद है इसके लिए चुनी गई है। पहली महिला का यदि हम करंट अफेयर डिस्कस करें तो RM नचम्मई के बारे में हमने देखा था, जो कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी। श्रीनगर के केंद्रीय जेल की प्रमुख सभा शॉल बनी। थान्या सीनाथन जो केरला की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी। मणिपुर की डिप्टी CM बनी नेपचा किपगेन। और रुद्र आम्बे हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा बनी। रिपब्लिक डे के मौके पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़े का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद। इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला वोटर विभा देवी। भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम UPI का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो भीम पेमेंट ऐप है ये, जिसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। और इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी जो है ये SBI के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। रिसेंटली जिन ब्रांड्स ने
कुछ भारतीयों को अपना अम्बेसडर बनाया है, उनके बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो 2 या 3 दिन पहले हमने डिस्कशन किया था यूनिक्लो के ब्रांड अम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। दिल्ली खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह के ब्रांड अम्बेसडर शिखर धवन। मेबलिन न्यूयॉर्क की कियारा आडवाणी, न्यू बैलेंस के जानवी कपूर, पंजाब नेशनल बैंक की हरमनप्रीत कौर, हरियाणा राज्य महिला आयोग के शेफाली वर्मा, लिवाइस की आलिया भट्ट, ओडिया हैंडलूम की माधुरी दीक्षित ने, जोमेटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था ना, इसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स की श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, लास्ट ईयर खेले गए खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान और भारत में मोटोजीपी के ब्रांड अम्बेसडर शिखर धवन है। लास्ट का क्वेश्चन हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है। प्रसन्नता दिवस की बात की जा रही है, मार्च महीने की 20 तारीख को मनाया जाता है और इसी दिन आपकी हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी और ये जो दिवस है ये खुशी और कल्याण को सार्वभौमिक मानव लक्ष्यों के रूप में यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स के रूप में दर्शाता है। इस बार की थीम है देखभाल और साझा करना यानी कि केयरिंग एंड शेयरिंग। मार्च महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं, 1 मार्च है भेदभाव मुक्त दिवस, 3 मार्च है विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है 15 मार्च, 14 मार्च को पाई डे और 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस। मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे पूछा था रिलायंस और किस देश के बीच में $300 अरब की ऊर्जा साझेदारी हुई है। आंसर इसका अमेरिका था। आज का सवाल है अमेरिका द्वारा जिस खर्ग द्वीप पर मार्च 2026 में सैन्य हमला किया गया ये किस देश का हिस्सा है। तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।